सबको पता था कि उन्होंने इमरान खान के पीछे आना है। अभी तो उनको इद्दत और तोशाखाना जैसे फजूल बेहुदा केसेस के का सहारा लेने की कोशिश करनी पड़ रही है ना। भाई जो फौज हमारे खिलाफ, जो फौजी लीडरशिप हमारे खिलाफ हो चुकी थी, वो क्या हमारे साथ मिल जाती? क्या पीडी असद जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ मिल जाते? ये इमरान खान को तनहा छोड़ने वाली बात नहीं है। आर्मी चीफ थे, वो फर्क था, बिल्कुल बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। और क्या ये उसकी वजह बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ज़ाहिर है, हमें तो नहीं पता वाजिद साहब के दिमाग में क्या जा रहा था, लेकिन ये हकीकत है कि दोनों की सोच में बिल्कुल फर्क था। यूक्रेन की वॉर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी, उससे उन्होंने इख्तलाफ किया था। और वो इख्तलाफ बुनियादी तौर पे वो कह रहे थे कि जो अमेरिका की जो मौकफ था, उसकी हिमायत कर रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.टी के देख रहे हैं। फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सियासतदान असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। और सर, बहुत सारे सवालात तो हैं, हम करेंगे, और बिलखुसूस मुराद सईद की एक किताब और उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछनी है। एक तो साइफर फिर से जेर बहस है, और साइफर फिर से जेर बहस हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कोट करके किताब में उन्होंने लिखी है। खासकर सबसे पहले बताएं कि रजीम चेंज ऑपरेशन वाली रात, जब एक सारी कार्रवाई पार्लियामान के अंदर जारी थी और आप ये कहकर वहां से चले गए कि आई कैन नॉट सी दिस, क्या कहेंगे इस पे? ये जो कार्रवाई तो तकरीबन खत्म हो चुकी थी। हाँ। वहां पर वोट हो रहा था। एयाज सादिक जो है स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, और वो वोट अनाउंस होने का वक्त आ रहा था। तो सबको कार्रवाई तो बेशक हो चुकी थी। प्राइम हाँ। मिनिस्टर के कमरे में बैठे हुए थे, हम वजीर आजम के साथ बैठे हुए थे। चंद लोग थे, मुझे याद नहीं कौन कौन था उसके अंदर। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, क्यों असद? मैंने कहा जी मैं नहीं ये देख सकता, आई कांट सी दिस। और मैं आपको बताऊं तो तकरीबन अब 4 साल गुजर चुके हैं उस बात को। अभी मुझे किसी ने वो भेजा टीवी के ऊपर, अयाज सादिक अनाउंस कर रहे हैं कि 174 वोट पड़े और हाँ। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, और वो सारे पीडीएम वाले वहां खुशियां मना रहे हैं। आज भी वो देख के इतनी शदीद तकलीफ होती है। तो वो, लेकिन उसको तो सब कुछ भोग हुआ गया था, सिर्फ रिजल्ट अनाउंस होना था। अच्छा, असद उमर साहब, एक और वाकया जिसका बहुत जिक्र किया जा रहा है, और वो आपकी, बल्कि वो आपने देखा होगा गालिबन ट्विटर के ऊपर एक क्लिप भी है जिसमें शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप और फवाद चौधरी साहब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच छोड़कर चले जाते हैं। वो एक वाकया कोट किया है मुराद सईद साहब ने, और उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी और असद उमर दोनों ने शहबाज गिल को जिस तरीके से टोका और कहा कि तुम कौन होते हो मशवरा देने वाले। अच्छा, दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। शहबाज गिल जो हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, हम खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल। हम कर रहे थे, मैं और फवाद कर रहे थे। वो खत्म हो गई थी और हम वहां से चलने वाले थे, तो शहबाज गिल ने आके कुछ ऐड किया, उसमें बोलना शुरू किया। तो मैं रुक गया। फवाद ने मुझे कहा कि असद भाई जरा इधर आए, तो मैं उनके साथ चला गया, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम खत्म कर चुके थे। उस दिन भी उसके शाम को बहुत तूफान मचा, और शाम को उस दिन मेरे पास घर पे आए अपना शहबाज गिल मिलने के लिए। शहबाज गिल, मैं आपको बता दूं, शहबाज गिल से मेरा बड़ा ही अच्छा और करीबी रिश्ता था। बहुत लोग थे पार्टी में जो शदीद उनके खिलाफ थे, शदीद खिलाफ थे, और इल्जाम लगाया ये जाता था कि इनको बचाता असद उमर है। तो हम्म। शहबाज गिल के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। कभी भी ऐसा कोई हमारी आपस के अंदर ना उस वक्त ना आज तक कभी मुझे नहीं याद कि कभी हमने आपस में कोई बात ऐसी एक्सचेंज की हो। वो जो बडियाला बेचारे को जब उसको मार पड़ी, उसको वो ARY पे बीपर देने के ऊपर उठा के ले गए, फिजिकली टॉर्चर किया गया। अडियाला जेल था, मैं उस वक्त अडियाला जेल उसको मिलने गया। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हमारे दोस्त नहीं गए थे उनसे मिलने के लिए। तो मेरा और शहबाज गिल का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये एक्सचेंज ऑफ, ये जुमलों का तबादला हुआ था कि तुम कौन होते हो मशवरा देने वाले? अच्छा, ये मुझे एग्जैक्ट अल्फाज तो याद नहीं, मुझे तो नहीं याद ना, मैं उस वक्त कोई नोट्स ले रहा था। लेकिन जितनी मेरी करीबी ताल्लुकात है ना शहबाज गिल से, जाहिर है वो मुझसे छोटा है, मुझसे मिलता भी वो एक बड़े भाई के तौर पे मिलता था। तो ये जी। मुमकिन है मैंने डांट दिया उसको, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो अल्फाज वाला नहीं याद। अच्छा, असद उमर साहब, देखिए किताब में एक तासुर है, क्योंकि आप लोग इमरान खान के करीब जब हुकूमत थी उस वक्त रहे, उस दौर में उनके आप साथ थे। और किताब में एक तासुर है जैसे लोगों के जख्मों पर दोबारा नमक छिड़कना ही कहा जा सकता है। आप और लोग अब हम्म, सवाल करना चाहते हैं, तो मैं लोगों के बिहाफ हम्म, में सवाल करूंगी। जी जी। किताब में ये तासुर दिया जा रहा है कि असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, परवेज फतेह की तमाम तर लोग वो थे जो हार चुके थे या जो स्टेप बैक करने को तैयार थे, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अकेला रह गया। ऐसा क्यों था? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि किताब तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन वो एक सफ़ा जहाँ पे वो लिखा हुआ है, वो जी। मैंने ज़रूर पढ़ा है।
ये है वो रात, ये 9 अप्रैल की रात है। और जरा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसके थोड़ा सा आपको क्विकली बैकग्राउंड बता दूं कि हम वहां जी। पे उस दिन 9 रात की शाम को जमा क्यों हुए थे, रात को क्यों जमा हुए थे। हाँ। 3 अप्रैल को कासिम सूरी रूलिंग देते हैं और वो ठीक है। कहते हैं कि ये जो है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और हम्म। इसलिए ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मैं मुस्तरद करता हूं, इसके ऊपर हाँ। वोटिंग नहीं होगी। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुस्तरद करते हैं, वजीर आजम एडवाइस इशू करते हैं सदर पाकिस्तान को उसी दिन, बल्कि उसकी चंद घंटे या 1 घंटे के बाद, जल्द ही उसके फौरी बाद जो है वो एडवाइस आती है। सदर पाकिस्तान जो है असेंबली तहलील कर देते हैं। ठीक। असेंबली तहलील होने के ये 3 तारीख को हो रहा है, और उसी दिन 3 तारीख को सो मोटे लेता है सुप्रीम कोर्ट, और 3 तारीख की शाम को फैसला कर देता है कि स्टे हो जाता है, और केस स्टार्ट कर देता है, हियरिंग स्टार्ट कर देता है कि ये तहलील असेंबली जो की गई वो दुरुस्त की गई या नहीं की गई। हम्म। 4 दिन हियरिंग चलती है। 7 तारीख को वो फैसला दे देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रूलिंग थी स्पीकर कासिम सूरी की, जो रूलिंग थी, ठीक है। वो रूलिंग जो है वो आइन से के मुताबिक नहीं थी, इसलिए उसको वो कलअदम करार दे देता है, और वो कहता है कि ऐसे है जैसे असेंबली कभी डिसॉल्व ही नहीं हुई, वजीर आजम और काबीना आज भी मौजूद है। और 9 तारीख को, यानी उससे 2 दिन के बाद, सुबह 10:30 बजे, तारीख भी बताते हैं, टाइम भी बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने इजलास करना है जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग कराई जाएगी, और वो इजलास ना एडजर्न किया जा सकता है ना प्रोरोग किया जा सकता है जब तक वोटिंग ना हो जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। ठीक है जी, ये अब बैकग्राउंड है। अब हम जाते हैं 9 तारीख को वोट देने के लिए। उस वक्त हम उनसे टाइम मांगते हैं, वो कह रहे थे फौरी तौर पे करें। फवाद चौधरी और शीरीन मजारी आए हमारे पास असेंबली में, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहे थे, और उनका कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अफ्तारी से आगे लेकर जाना है। अफ्तारी से आगे वो नेगोशिएशन हुई, बात मान ली गई, अफ्तारी के बाद चला गया, और फिर उसके बाद ये बात की गई कि नहीं, इसको आज वोट ही नहीं कराना चाहिए। अब ये बैकग्राउंड है जिसके अंदर वो मीटिंग हो रही है रात को। अब सुप्रीम कोर्ट का मैंने ऑर्डर आपको बता दिया। वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, चंद लोग जिनमें मैं भी शामिल था, और मेरी आज भी वही राय है, ये इमरान खान को तनहा छोड़ने वाली बात नहीं है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर रखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अब हम मनाफी करने जा रहे हैं, या कम से कम एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ज़ाहिर है हम तो ये कहेंगे कि हम मनाफी नहीं कर रहे थे, हम तो, हमने वोट कराना था, बिल्कुल। लेकिन वो वोट आज नहीं होगा, वो कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा, ये 3 दिन के बाद हो जाएगा। लेकिन जो वहां पे लिखा हुआ है, ना adjourn हो सकता है ना प्रोरोग हो सकता है। जाहिरन एक व्यू ये भी लिया जा सकता है कानूनन कि उसकी नफी होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजीर आजम अगर नफी करता है, तो या काबीना नफी करती है या स्पीकर नफी करता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। आपको यूसुफ रजा गिलानी का केस याद है। जी यूसुफ बिल्कुल। रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपने ये खत लिखना है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने लीडर आसद जरदारी को बचाने के लिए खत लिखने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में उनको फारिग किया, 5 साल के लिए सियासत से बाहर कर दिया। अब ये हमारे पास तारीख मौजूद है। अब वहां पर हम बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई ऐसी या तो वहां पे कोई बातचीत हो रही होती कि यार अगर कल तक लेके जाएंगे ना तो ऐसे होगा, और इस तरीके से अदम एतमाद के वोट से इमरान खान बच जाएंगे। हम्म। ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि नहीं आज नहीं करना चाहिए, इसको आगे खींचना चाहिए। आप मुझे बताएं, मैं आज भी अपने आप को अगर उस पोजीशन में डाल के कहूं कि सबको पता था कि उन्होंने इमरान खान के पीछे आना है, अभी तो उनको इद्दत और तोशाखाना जैसे फजूल बेहुदा केसेस के का सहारा लेने की कोशिश करनी पड़ रही है ना। हम्म। अगर हम ये कर देते, और सुप्रीम कोर्ट, और रिमेंबर ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो उसी रात, जिसकी रात की हम बात कर रहे हैं, रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली हुई थी। आपके ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट जिसका ये मिजाज था कि रात को 12 बजे खुल गई थी क्योंकि वोटिंग नहीं हो रही थी, आपके ख्याल में उन्होंने क्या फैसला करना था। क्या आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला होता कि इमरान खान की सियासत का 5 साल का हम रिस्क ले लेते। मेरे ख्याल में नहीं था। हो सकता है किसी और दोस्त के ख्याल में ये अच्छा फैसला होता, वो ठीक है।
लेकिन इसमें इमरान खान को आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो दूसरे लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं शक पैदा करना हो, इसका मतलब वो तो मिले हुए थे। इसका मतलब वो जान के ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे इमरान खान के लिए कानूनन मुश्किल पैदा हो। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल में वो लोग जो हैं, जो ये कह रहे थे कि इस इजलास को आज वोटिंग ना कराई जाए, वो भी इमरान खान के साथ खुलूसे नीयत से काम कर रहे थे। और जो दूसरी तरफ की एडवाइस दे रहे थे, वो भी इमरान खान को देखते हुए खुलूसे नीयत से एडवाइस दे रहे थे। और सर इमरान खान ना उस दिन अकेला था, ना इमरान खान आज अकेला है। इमरान खान कभी भी अकेला नहीं होगा इंशाल्लाह। सर अब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें, आपने कहा इमरान खान को 5 साल के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाता, पिछले 3 साल से तो खैर वैसे ही वो नहीं, ये तो अवाम अब ने हुआ उन्हें ना बीबी। सियासी ये तो अब हुआ है। अवाम नहीं, अवाम ये ने तो उन्हें अब हुआ सियासी है ना। पिक्चर से तो आउट होने नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, जेल में और उनके केसेस फिक्स नहीं हो रहे, नहीं, सेहत तक मैं नहीं है। आपसे मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो नजर आ रहा था कि वो इमरान खान के पीछे आएंगे, क्योंकि वो इमरान खान से वो सियासी मुकाबला कर नहीं सकते। ठीक है ना। ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान से वो तमाम लोग मिल के भी इमरान खान के आधे भी नहीं। ठीक है ना, आधा तो मैंने ज्यादा बोल दिया है, वो कुछ भी नहीं। इमरान खान ने अपनी सियासी ताकत 8 फरवरी को दिखा दी है। उसके बाद रिजल्ट्स जो मर्जी अनाउंस किए गए हैं, फॉर्म 47 में ये इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो सियासी तौर पे तो वो मुकाबला कर नहीं सकते थे। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढना था। ये उस वक्त भी बिल्कुल वाजह था कि हुकूमत के बाद ये इमरान खान के पीछे आएंगे। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम क्यों बनावा। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, चले मैंने उस दिन कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट नहीं सुनी थी ना, उसके बाद मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुनी है। आज भी अगर मुझे कोई समझा दे कि अच्छा अगर नहीं होती, आपने क्या, आपके ख्याल में क्या होना था उस रात को? सीधे आजम नजीर तारड़ और कंपनी ने जाना था सुप्रीम कोर्ट में। आपके ख्याल में क्या, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का वो उस वक्त जो मिजाज था वो क्या फैसला करता? क्या वो ये फैसला करते अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते वोटिंग ना कराओ? और अगर 1 हफ्ते वोटिंग ना होती तो क्या होता? फौज हमसे मिल जाती क्या? भाई जो फौज हमारे खिलाफ, जो फौजी लीडरशिप हमारे खिलाफ हो चुकी थी, वो क्या हमारे साथ मिल जाती? क्या पीडी असद जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ मिल जाते? उससे एडवांटेज क्या मिलता? हमें नहीं ये बात समझ में आई थी, आज भी नहीं समझ में आई। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि वो जो लोग वो तजवीज दे रहे थे, वो भी इमरान खान के साथ इखलास की वजह से वो तजवीज दे रहे थे। चलो सर, आपकी बात को इखलास के साथ, अब किसी की नीयत पे तो ऑब्वियसली शक नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अब सवाल भी है, ये पब्लिक का भी सवाल है। किताब के अंदर भी कहा गया है कि जो अचानक से काबीना के अरकान का रवैया और लबो लहजा तब्दील हुआ, उसके पीछे कुछ संगीन नताइज की धमकियां थी। अच्छा, ये ऐसा मैंने भी सुना है कि बड़ी कोई धमकियां थी, पता नहीं किसके पास आई थी। भाई मेरे पास तो कोई धमकियां नहीं आई थी। और ये जो पुलिस की वो क्या नहीं, कैदी वैन जो है, कि जी, कैदी वैन उस दिन रात को आ गई थी, हमें अगले दिन सुनी कहानी। हमें उस दिन तो शाम को कोई नहीं सुना था। मुझे नहीं पता कि उससे पहले आपने कोई उसमें कैदी लिखा। बैंक नहीं देखा? नहीं, उस दिन मैंने नहीं देखी थी। अगले दिन हमें पता चला कि ये तो कैदी वैन पहुंची हुई थी। वो भी मुझे अभी भी नहीं पता पक्का कि वो असेंबली के बाहर थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। तो डेफिनेटली नहीं थी, मैं वहां से निकल के गया। तो हो सकता है असेंबली के बाद, हम तो असेंबली गए नहीं। सुबह को जब वो तकरीर वाला करके अफ्तारी से थोड़ा सा पहले, जब हाउस जो है वो अफ्तारी के लिए बंद हुआ था, उसके बाद हम आ गए। तो उसके बाद वजीर आजम हाउस थे। तो हो सकता है वहां पे हो। लेकिन कोई धमकी मुझे नहीं मिली, ना किसी ने आके कहा। हो सकता है किसी को मिली हो, मैं तो नहीं गवाही दे सकता कि नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि 2 घंटे पहले ये कौन सा फैसला था। देखिए, जो रात को मीटिंग हुई है डी क्लासिफाई करने का साइफर, अभी साइफर पे उम्मीद है आप सवाल पूछेंगी, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। वो काबीना की मीटिंग सिर्फ एक चीज के लिए बुलाई गई थी, और वो ये थी कि साइफर को डी क्लासिफाई किया जाए। क्योंकि फिर वही आगे नजर आ रहा था कि ये इमरान खान के पीछे आने की कोशिश करेंगे। ठीक और है। वो ये कहेंगे कि जी ये तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के ऊपर जलसों में कैसे तकरीर कर सकता है। इसीलिए काबीना मिली, काबीना ने उसको डी क्लासिफाई किया उस डॉक्यूमेंट को। ये पर्पस था उसका, और वो बिल्कुल ठीक फैसला था। मैं आज भी कहता हूं ठीक फैसला था। उस फैसले का और ये वोट उस दिन रात कराने का मुझे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मैं आपको जो है जो जेआईटी थी साइफर की, वहां पे मुझे बुलाया गया था। उस जेआईटी जो थी साइफर की, उसके आखिर में वो तमाम जो भी 1-2 घंटे चलता रहा, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना बयान लिख के देते। तो मैंने अपना बयान वहां पे लिख के दिया था, और उसकी कॉपी जो है वो भी मेरे पास आज तक रखी हुई है। मैं जी, आपको उसमें बता दूं कि मेरे तासुरात ये जो पूरे एब्सोल्युटली नॉट, और ये जो साइफर के बाद इमरान खान ने एक पोजीशन ली, एक अवाम के सामने अपना मुकदमा लेकर गए, उसके बारे में मैंने यहाँ पे क्या कहा है।
अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर उसके बाद उर्दू तर्जुमा कर दूंगा। When faced with threats from a foreign power and interference in internal affairs of the country, the national leadership taking the nation into confidence was the right thing to do. पार्टिसिपेंट्स ऑफ द, अच्छा हाँ, सो मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान का जब धमकी आई, जब पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई, और इसी बयान में ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि ये हकीकत के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई, ये कौमी सलामती कमेटी ने एक दफा नहीं, दो दफा इस बात की तस्दीक दी। एक वो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जिसके इमरान खान चेयर थे, और दूसरी वो कौमी सलामती की मीटिंग जिसके शहबाज शरीफ चेयर थे। उन दोनों के अंदर, और दोनों ने सिर्फ ये फैसला अंदर कमरे में नहीं किया, दोनों कौमी सलामती कमेटी मीटिंग के बाद। और ये भी आपको मैं बता दूं कि कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग के जब प्रेस रिलीज की जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और वो आर्मी हाउस, यानी कि आर्मी चीफ, दोनों की नजरों से वो गुजरता है, उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है और फिर वो रिलीज की जाती है। तो जब पब्लिकली रिलीज की गई स्टेटमेंट और यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है, तो इसका मतलब कि कौमी सलामती कमेटी भी उस बात पे इकरार था कि न सिर्फ कि मुदाखलत हुई, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को पब्लिकली ये बताना चाहिए, खामोशी से अमेरिका के सफारतकारों को नहीं। और इसी में आखिर में मैंने लिखा था कि ये मुकम्मल तौर पे एक सियासी मुकदमा है। आप एक तरफ कह रहे हो इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया, और दूसरा आपको पता है कि जो उसकी एफआईआर कटी है और जो उसका केस बना है वो हुकूमत बदलने के 5 महीने बाद बना था। यानी और कोई मुकदमा समझ नहीं आ रहा था, तो 5 महीने बाद ये मुकदमा बना दिया गया। ये मुश्तरका कमेटी बाइस सिक्योरिटी का इजलास भी एक हुआ आपके दौर में, और उसमें कहा जा रहा है ये एब्सोल्युटली नॉट वाले इंटरव्यू के बाद हुआ। और वहां पे जनरल बाजवा ने गालिबन काबीना के अरकान से कहा कि आप लोग इमरान खान को समझाते क्यों नहीं है, इनकी वजह से हमें जगह जगह जवाबदेही करनी पड़ती है। आप आई विटनेस हैं इसके? नहीं, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था, वो कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी है उसका जो इजलास, जी, ये मुश्तरका कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास एक हुआ तो था बोला ना, जिसमें वो उसी की बात करो, वो जो सेनेट और कौमी असेंबली की एक जी कौमी सलामती कमेटी के इश्यूज की कमेटी होती है, उसमें कोई हाँ 70-80 मेंबर्स होते हैं, उसका इजलास हुआ था। लेकिन वो इजलास हुआ था जहां मुझे याद है अफगानिस्तान में तालिबान के जंग जीतने के इनशाला बाद, यस। एब्सोल्युटली नॉट, बहुत उससे पहले का स्टेटमेंट है, वो उससे बहुत पहले का स्टेटमेंट है। वहां पर ये जरूर बात हुई थी कि ये जो जिस सारे मामला जिसके ऊपर आजकल वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी होती है कि टीटीपी वालों को वापस लाने के लिए जी फैसला किया जी गया, और ये सब ठीक है, हाँ ये वो वाली मीटिंग थी। मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये तो पब्लिक व्यू, बाजवा साहब की है, वो तकरीर देख लें। हमारी हुकूमत जाने से चंद दिन पहले की बात है, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमारी ही हुकूमत वो कॉन्फ्रेंस करा रही थी, और उसमें आर्मी चीफ ने स्पीच की थी, और उसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन थी यूक्रेन की वॉर के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी, उससे उन्होंने इख्तलाफ किया था। और वो इख्तलाफ बुनियादी तौर पे वो कह रहे थे कि जो अमेरिका की जो मौकफ था उसकी हिमायत कर रहे थे, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं। मुझे मीटिंग के अल्फाज नहीं याद, लेकिन ये हाँ तो पब्लिक नॉलेज है कि बाजवा साहब की जो इसके ऊपर पोजीशन थी अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से चलाए जाने पे, और जो इमरान खान की पोजीशन थी उसमें बिल्कुल फर्क था। और मेरे ख्याल में मैं उस दिन भी मानता था कि इमरान खान की पोजीशन ठीक थी, मैं आज भी मानता हूं कि इमरान खान की पोजीशन ठीक थी। लेकिन आपको ऐसे कोई अल्फाज नहीं याद जो बाजवा साहब ने, जैसे ही उन्हें बुक में बताया जा रहा है कि जैसे ही उन्हें कमरे में बिठाया गया तो कमरे में दाखिल होते ही जनरल बाजवा बोलने लगे कि प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। ये मुझे अल्फाज मुझे आप? याद है हाँ, देखिए, मुराद मुराद नौजवान है मुराद की याददाश्त बेहतर है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो मुझे एग्जैक्ट अल्फाज नहीं याद। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये मुझे कोई तज्जुब नहीं है कि उन्होंने कहा होगा ऐसा। क्योंकि आप हुकूमत में थे, क्या आपने कोई तब्दीली देखी? ये जेनेरिक एक तासर यही है कि जब से आपसे मुफ्ती नॉट कहा इमरान खान ने अमरीकी अड्डों के लिए, उसके बाद से एक ये तमाम तर एक माहौल बनना शुरू हो गया था इमरान खान की हुकूमत गिराने। मुझे एब्सोल्युटली नॉट की कोई तारीख याद नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आजम की जो सोच थी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप को लेकर, उसमें और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो फ़र्क था, बिल्कुल बिल्कुल ये दुरुस्त बात है।
और क्या ये उसकी वजह बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जाहिर है हमें तो नहीं पता बाजवा साहब के दिमाग में क्या जा रहा था, लेकिन ये हकीकत है कि दोनों की सोच में बिल्कुल फर्क था। और इमरान खान की बिल्कुल दुरुस्त सोच थी, और इसीलिए साइफर की जिसको जीआईटी बनी थी, उस साइफर की जीआईटी में मैं सिर्फ वहां जुबानी बयान नहीं दे के आया था, मैं लिख के बयान देकर आया था। और उस वक्त भी उस जेआईटी के सामने मैं लिखे हुए अपने बयान के अंदर ये लेके आया हूं कि बिल्कुल ठीक किया था इमरान खान ने जो किया। अच्छा, साइफर के हवाले से, साइफर जब डीक्लासिफाई करने के हवाले से आप तमाम काबीना अरकान एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक थे? जी, मुझे तो नहीं याद कि किसी ने भी इस बात के ऊपर इतफाक ना किया हो। सब कह रहे थे कि इसको डीक्लासिफाई हो जाना चाहिए। जी जी। तो सर, अभी जो खत्ते में सूरत हाल भी है, अभी भी आपके सामने सारी सिचुएशन है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, किताब के अंदर भी बार बार इशारा ये किया जा रहा है कि उस वक्त जो रिजीम चेंज की गई, और ऑब्वियसली आज के हालात का तो तस्करा नहीं है, लेकिन उस वक्त जो रिजीम चेंज की गई उसका हवाला ये दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बिगर प्लान और बिगर पिक्चर की तरफ जाने की कोशिश थी। क्या आप उस रिजीम चेंज को आज जो सब कुछ हो रहा है इससे रिलेट कर पा रहे हैं? गजा बोर्ड ऑफ पीस एंड एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास। जी, देखिए, चाहे उस वक्त की ये सोच थी और उस प्लानिंग की, उस मंसूबाबंदी का आज ये असर हो रहा है या नहीं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इस वक्त अगर शहबाज शरीफ के बजाय इमरान खान वजीर आजम होते, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो गजा के अंदर हुआ, जो ईरान के साथ हो रहा है, वो एक मुख्तलिफ पॉलिसी होती। इमरान खान जो है वो उम्मा की खुददारी और खुद मुख्तारी में यकीन रखने वाले और उसके लिए खड़े होकर बात करने वाले इंसान है। और आपको याद है उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच, वो तकरीर याद है आपको? और बिल्कुल। कि मैं सोचता हूं कि अगर मैं हूं उनकी जगह पे तो मैं क्या कहूं, और ला इलाहा इल्लल्लाह आई वुड फाइट। तो इमरान खान तो वो सोच रखने वाले इंसान थे ना, तो उससे आज की सूरत हाल के अंदर क्या पाकिस्तान का स्टैंड मुख्तलिफ होता? मेरे ख्याल में बिल्कुल मुख्तलिफ होता। और सर, ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट कल से वायरल है, कल उन्होंने ट्वीट भी किया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की, उन्होंने बेसिकली इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में ये जवाब दिया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार है और वो रहेगा, ये एक अटल हकीकत है। लेकिन अवाम इसके बरक्स कहती है, और अब जो एक बेदारी भी पैदा हो रही है वो इसके बरक्स ही है। आप इस पे क्या कहते हैं? डू यू थिंक द सेम कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, वो होना चाहिए, उसके बगैर कोई सियासी जमात सियासत नहीं कर सकती? नहीं, फवाद चौधरी इसमें दो बातें कर रहे हैं ना। एक, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, बिल्कुल ठीक, सच बात है, ये तो हकीकत है, सब जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है और आज भी रोल रहा है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये हकीकत है, इसको मान लो और ऐसे ही चलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप किस तरीके से इस बात को मनवाने की कोशिश करते हैं या इस हदफ को किस तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर एक से ज्यादा राय हो सकती हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जो सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है, आज तक है, मेरा जाती मानना यह है कि इससे इस पाकिस्तान की फौज का भी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है, और ये चीज बिल्कुल पाकिस्तान के हक में नहीं है। अब इस हदफ को हासिल करने के लिए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर एक ज्यादा राय हो सकती है। इमरान खान की सेहत और जिस तरीके से अभी डील किया जा रहा है उनके हेल्थ इशू को मुअम्मा बना दिया गया है, फिर इतनी एम्बिग्विटी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, फैमिली की प्रेजेंस नहीं है, पर्सनल डॉक्टर्स नहीं है। इस पे आप लोग, जाहिर है सब आप लोग एक वक्त में उनके साथ थे, ओहदे थे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, बहुत कुछ था। क्या आप लोगों को नहीं लगता इस पे आप लोगों को एक आवाज तो उठानी चाहिए? अडयाला के बाहर भी आप लोगों की एक प्रेजेंस होनी चाहिए, खासकर मंगल के दिन जब फैमिली मौजूद होती है, जब इमरान खान की स्पेसिफिकली सेहत के हवाले से। अच्छा, पहली बात तो आप कह रहे हैं आवाज उठानी चाहिए, इसका मतलब आप मेरी ट्वीट्स नहीं पढ़ती और फेसबुक पोस्ट नहीं देखती, मैंने क्योंकि मैंने मेरी मैंने फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल नहीं नहीं, अभी प्रेजेंस अभी पहले आपने कहा था आवाज उठानी चाहिए, तो मैंने आवाज उठाने के साथ कहा मैं कि जवाब फिजिकल दे रहा हूँ प्रेजेंस, बीबी, मैं आपकी फिजिकल। फिजिकल देखिए, मैं प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस, तहरीके इंसाफ के जो इवेंट्स होते हैं और जो वहां पे लीडरशिप होती है, मैं वहां पर जाती तौर पे नहीं मौजूद होता। जिस जो इस वक्त सूरत हाल है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं मुस्तकिल इमरान खान के लिए आवाज उठाता रहता हूं, क्योंकि मैं मुस्तकिल तहरीक इंसाफ के लिए आवाज उठाता रहता हूं, तो लोगों को ये शक होता है और शदीद एतराज होता है कि ये क्यों तहरीक इंसाफ की, इसको तो, ये तो तहरीक इंसाफ में नहीं है, ये क्यों बात कर रहा है। मैं वहां पे जाके खड़ा हूंगा तो अजीब एक और ही सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन आवाज बिल्कुल उठाता हूं।
और शायद बहुत सारे लोग जो इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर बैठे हुए तहरीक इंसाफ के ऊपर और सूबाई असेंबली के अंदर बैठे हुए, उनसे ज्यादा भरपूर आवाज उठाता हूं। और सिर्फ फेसबुक पे नहीं उठाता मैं, दहशतगर्दी अदालत, वो आज एक साहब ने लिखा हुआ है कि उनके सबके जो है वो तो मुकदमे सब खत्म हो गए, बरी हो गए, घर चले गए। ओ भाई आप, मैं क्या बोलूं, उनका चले उनका बराह रास्त नहीं बात करता। आज भी दहशतगर्दी अदालतों के सामने खड़े होते हैं हर हर चंद हफ्ते के बाद, और वहां पे दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़े होकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे होते हैं। तो वो हमारा जो मौकफ है उस पर हम आज भी कायम हैं।